आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। फ्रेंड्स, वर्तमान में कनाडा द्वारा खालिस्तान की मांग करने वाले कुछ चरमपंथियों व आतंकवादियों को लगातार शरण व संरक्षण देने के कारण भारत और कनाडा के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ साथ एक दूसरे के राजनयिकों को भी देश से निकाल दिया गया है। वीजा जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रेड प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारत कनाडा से, आपको बता दूं कि भारत कनाडा से सबसे ज्यादा मसूर दाल का इंपोर्ट करता है। आज हम इस एपिसोड में खालिस्तान की मांग क्या है, भारत द्वारा इस पर क्या क्या कार्रवाई की गई, खालिस्तान की मांग कब से की जा रही है, कनाडा में खालिस्तान की मांग करने वाले कब से शरण लिए हुए हैं, कनाडा से इस संबंध में क्या संबंध रहा है, और दोनों देशों को लेकर खालिस्तान की मांग को लेकर और खालिस्तानी उग्रवादियों या चरमपंथियों को कनाडा में शरण दिए जाने के कारण वर्तमान में भारत और कनाडा के संबंध खराब हो रहे हैं। इस पर हम विस्तार पूर्वक बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि खालिस्तान की मांग क्या है, जिसकी आग में पूरा भारत और कनाडा का 75 साल पुराना रिश्ता खराब हो रहा है। इसकी शुरुआत हम करते हैं। इसके कुछ ये संबंध हम भारत और कनाडा के बीच क्यों खराब हुए, इस पर हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग पेपर और टीवी चैनल्स में देखते होंगे कि 10 लाख रुपए का इनामी टाइगर फोर्स का खालिस्तानी सरगना या खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निर्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से दोनों देशों के बीच संबंध खराब चल रहे हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी कनाडा द्वारा अनावश्यक आरोप भारत पर लगाया जा रहा था इसकी हत्या को लेकर। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, निर्जर जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, कई वर्ष पहले भारत से भागकर कनाडा आ गया था। वहां वह यह किसी तरह से अवैध रूप से भारत कनाडा की नागरिकता उसने हासिल कर ली थी और तब से वहीं शरण लिए हुए था। भारत ने निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। उसे पंजाब में कई हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार माना गया था। इसकी सूचना कनाडा सरकार को कई बार दी गई, पर कनाडा ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया। निर्जर की हत्या को लेकर बात तब बिगड़ती है जब निर्जर की हत्या को लेकर कनाडा की संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने एक बेजा बयान या गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसने दोनों देशों के संबंधों की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। जस्टिस ट्रूडो ने भारत की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने का सफिशिएंट ग्राउंड है, रीजन है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की थी। इनडायरेक्ट वे में कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत के इशारे पर ही आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। यह आरोप कोई ऐसा आम व्यक्ति नहीं, बल्कि कनाडा के पीएम द्वारा, ट्रूडो द्वारा ये आरोप भारत पर लगाया गया था। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने लगे और धीरे धीरे इन दोनों के बीच खटास पैदा होती गई और एक दूसरे पर कार्रवाई करने पर दोनों लोग आमादा हो गए। कनाडाई एजेंसियां निर्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच भी कर रही हैं और इसको अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कनाडा का इस पक्ष में समर्थन ले रहे हैं और इन लोगों की धारणा है कि अगर इस तरह का आरोप भारत पर है तो उसकी जांच की जानी चाहिए और भारत को सहयोग भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, ट्रूडो ने आगे यह भी कहा था कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार नहीं है या उसकी सॉवरेनिटी संप्रभुता में इंटरफेरेंस है। ये बड़ी बात इनके द्वारा कही गई थी और एक तरह से चैलेंज किया गया था कि
कनाडा में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी थी और एक कटुता जो आपस में जो संबंध थे वो खराब हुए थे। साथियों, कनाडा भारत के इसको देखते हुए कनाडा भारत के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश जारी किया इस हत्या के बाद, और भारत ने भी कनाडा को करारा जवाब दिया। इसके बाद भारत ने आक्रामक कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान जारी किया। इसके बाद ट्रूडो के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए कनाडा द्वारा दिया गया है, जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है, जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए, भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। इनको बचाने के लिए कनाडा इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। ये भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इसका जवाब दिया गया था। भारत सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि कनाडाई नागरिकों को वीजा देने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के साथ साथ यह भी कहा कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए शरण गाह, शेल्टर प्लेस बन गया है, जहां दुनिया भर के सिख या खालिस्तानी चरमपंथी या आतंकवादी या जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वहां कनाडा में शरण लिए हुए हैं। इन्हीं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। भारत ने यहाँ तक कह डाला। इसके बाद दोनों देशों के बीच और रिश्ते संबंध बिगड़ने लगे। साथियों, हकीकत यह है कि खालिस्तान से जुड़ी भारत विरोधी गतिविधियों पर कनाडा ने बीते 4 दशकों से किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया, और लगभग 4-5 दशकों से कनाडा में इस तरह की खालिस्तान समर्थकों द्वारा इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज, जिसमें हिंसा, किडनैपिंग, अपहरण और हत्या आदि शामिल है, दशकों से इस तरह की कार्रवाई कनाडा में की जा रही, लेकिन भारत सरकार द्वारा अनुरोध करने के बावजूद भी इनके विरुद्ध कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यह एक तल्ख हकीकत है। फ्रेंड्स, अब ये तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते खराब हुए, जो संबंध बिगड़ते गए, उस पर मैंने आपसे चर्चा किया, आपको जानकारी दिया। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि खालिस्तान का क्या मतलब होता है, खालिस्तान शब्द किसे कहते हैं, इसकी मांग भारत में कब कब की गई और इसकी मांग करने के वालों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की, इस पर भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं। खालिस्तान, सबसे पहले खालिस्तान का मतलब क्या होता है, इसकी मांग कब की गई और इसको लेकर क्या एक्शन हुआ, ये और इस एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की सरजमीन, यानी खालसा का प्रदेश। खालसा सिख धर्म से संबंधित है। स्पष्ट है कि इस तरह इसका स्पष्ट अर्थ है कि खालिस्तान का अभिप्राय सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करना है। इसी को खालिस्तान कहते हैं या खालिस्तान की मांग कहते हैं। और ये कई दशकों से भारतवर्ष में खालिस्तान की मांग की जा रही है, और आज़ादी के पहले भी की गई थी, ये मांग उठाई गई थी, और आज़ादी के बाद भी की जा रही है। इस पर हम आगे देखते हैं। साथियों, इन खालिस्तान समर्थकों की मांग है कि मौजूदा पंजाब राज्य और आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को मिलाकर एक स्वतंत्र खालिस्तानी देश बनाया जाए। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि इससे पहले भी वर्ष 1929 में मोतीलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज की मांग पर भी उस समय के शिरोमणि अकाली दल के नेता तारा सिंह ने सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग की थी। आज़ादी और देश विभाजन के बाद खालिस्तान की मांग और ज्यादा तेजी पकड़ती गई, रफ्तार पकड़ती गई और इसकी मांग बढ़ती गई। 1947 में
आज़ादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। इसी के साथ जो पंजाबियों का जो सिख बहुल क्षेत्र था पंजाब सूबा, वो भी दो भागों में बट गया, उसका भी बंटवारा हो गया। एक बड़ा भाग पाकिस्तान के पास चला गया और उसका कुछ दूसरा भाग जो पूर्वी भाग था वो भारतवर्ष के पास बचा रहा। बंटवारे के बाद जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत बड़ा संहार, जान माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ था और लाहौर जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी वो पाकिस्तान में चला गया। इसको लेकर सिखों में बेहद नाराजगी थी और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, इनकी भावनाएं आहत हुई थी और बहुत ज्यादा इनको इस बात को लेकर तकलीफ हुई थी। सिख भारत और पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब में बसते हैं। विभाजन के कारण सिखों की पारंपरिक भूमि पाकिस्तान में चली गई, उससे इनका उनमें और गहरा असंतोष हुआ। और जो सिख पंजाब में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, वो पंजाब के बंटवारे के बाद वो भी सिख खालिस्तान की मांग वो भी करते थे और हिंदुस्तान के जो सिख थे वो भी करते थे। दोनों ने मिलके इस आंदोलन को धार दिया और इस मांग को और बढ़ाया। 1955 में सिख बहुल राजनीतिक अकाली दल ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आंदोलन शुरू किया था अकाली दल ने। जब ये मांग तेज हो गई और ज्यादा बढ़ने लगी तो 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाषा के आधार पर पंजाब को 3 भागों में बांट दिया। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और तीनों आज भी वर्तमान में इनकी टेरिटरीज अलग अलग है। अकाली दल ने तब केंद्र सरकार से रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा संबंधी मामले छोड़कर सारे अधिकार पंजाब सरकार को स्वायत्त करने की भी मांग रखी थी, जिसे उस समय इंदिरा गांधी ने नकार दिया था और इनकी इस मांग को, असंवैधानिक मांग को स्वीकार नहीं किया था। 1970 के दशक में खालिस्तान की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती है और इस समय धीरे धीरे ये मांग इतना तेज बढ़ती गई कि इसे खालिस्तान आंदोलन का नाम दिया गया। और इसके आगे इसी बीच इस आंदोलन में एक भिंडरावाले नामक व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसने इसकी दिशा और दशा इस खालिस्तान आंदोलन की बदल के रख दिया और इसी से इसकी मांग को दबाया गया और इसका सफाया भी किया गया। भिंडरावाले की एंट्री और ब्लू स्टार के बारे में भी हम आपसे एक चर्चा करेंगे। 1980 के दशक में एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ने लगा। उस वक्त दमदमी टकसाल का मुखिया जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने इस आंदोलन में और ज्यादा धार देने का प्रयास किया। अब मामला धीरे धीरे भिंडरावाले की एंट्री होने के कारण अब मामला धीरे धीरे गंभीर होता गया। अब सीरियल मर्डर, अपहरण और हिंसा जैसी घटनाएं प्रारंभ हो गई और इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना पंजाब में घटती है। उस 1981 में तत्कालीन केसरी अखबार के संपादक लाला जगत नारायण की इन्हीं खालिस्तान समर्थकों द्वारा हत्या कर दी गई और इसके बाद 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पंजाब के तत्कालीन डीआईजी एस अटवाल की भी हत्या कर दी गई। इन्हीं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं और पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे पंजाब सूबे में राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया। इससे नाराज अलगाववादियों का आंदोलन, इससे नाराज होकर इन अलगाववादियों या खालिस्तान समर्थकों का आंदोलन और ज्यादा उग्र और गहरा होता गया। भिंडरावाले की अगुवाई में खालिस्तान समर्थकों ने भारी हथियारों और गोला बारूद स्वर्ण मंदिर में जमा कर वहां बाकायदे शरण लिया और एक सरकार के खिलाफ मोर्चा बना लिया। इन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए जो खालिस्तान की मांग के समय में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है, इन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए जून 1984 में केंद्र सरकार ने एक ड्राइव चलाया, एक ऑपरेशन चलाया, जिसे हिस्ट्री में ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है।
इस ऑपरेशन में सेना के लगभग 83 जवानों और लगभग 500 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई थी। इस ऑपरेशन में भिंडरावाला शहीद मारा गया था और स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से इसके बाद मुक्त करा लिया गया था। लेकिन इस घटना से दुनिया भर के सिखों में, सिख समुदाय के लोग भावनात्मक रूप से इस घटना से बेहद भावुक और आहत हुए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरीखे नेता और जैसे नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और खुशवंत सिंह जैसे चोटी के लेखक ने अपने अपने अवार्ड वापस कर दिए थे। साथियों, ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दुनिया भर में इंदिरा गांधी को सिख विरोधी के तौर पर इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, जिसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। और सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर बर्बर रूप से हत्या कर दी। तलविंदर सिंह परमार इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड बताया गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद भी खालिस्तान की मांग को लेकर समय समय पर आंदोलन किया जाता रहा, जिसको समाप्त करने के लिए आर्मी और पुलिस को कई बार कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें 2 प्रमुख ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट 2। पहला ऑपरेशन ब्लैक थंडर 30 अप्रैल 1986 को हुआ था। इस ऑपरेशन में लगभग 300 सुरक्षा गार्ड कमांडो ने सीमा शुल्क बल के सीमा सुरक्षा एसएसबी के 700 जवानों के साथ सिखों के सब पवित्र स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया गया था और लगभग 200 सिख आतंकवादियों को उस समय पकड़ लिया गया था। 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को शिरोमणि अकाली दल पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने इसे परमिट किया था, मंजूरी दिया था। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी किया गया था। यह ऑपरेशन थंडर 9 मई 1988 को अमृतसर में शुरू किया गया था और 18 मई को आतंकवादियों के समर्पण के साथ इस ऑपरेशन को समाप्त किया गया था। इस ऑपरेशन की कमान पुलिस के तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल ने संभाली थी। लगभग 200 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसमें लगभग 41 लोग मारे गए थे। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि ये तो भारतवर्ष में खालिस्तान समर्थकों की मांग और खालिस्तान की मांग के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अब आइए देखते हैं कि इसका कनाडा से क्या संबंध रहा। कनाडा में खालिस्तान सिख कैसे गए और वहाँ कैसे इसकी मांग तेज पकड़ने लगी, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और यह विदेशी सरजमीन पर यह आंदोलन यानी कनाडा में यह आंदोलन कैसे फूलता फलता रहा, कैसे डेवलप हुआ, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं बता दूं, भारत के बाद कनाडा विश्व का एक ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सिख आबादी रहती है। कनाडा में भारत से जाकर सिख वहाँ नागरिकता लिए हैं, वहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तान के सिख भी वहाँ जाकर रह रहे हैं। इस तरह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के बाद सिखों की आबादी कनाडा में है और इसीलिए शायद खालिस्तान की मांग वहाँ रह कर की जाती रही है, जोर पकड़ती रही है। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद खालिस्तान आंदोलन को भारतवर्ष में दबा दिया गया था। लेकिन जो सिख प्रवासी कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में थे, वे इसे एक्टिव बनाने में वो इसे सक्रिय बनाए रहे और समय समय पर इसकी मांग करते रहे। कनाडा में फिर से यह आंदोलन ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद या इसकी मांग की जाती रही। यह आंदोलन वहाँ धीरे धीरे चलता रहा। कहा जाता है कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने भी मौके का फायदा उठाकर भारत से कनाडा गए अलगाववादियों के साथ मिलकर इसकी आग भड़काई थी और खालिस्तान की मांग को और ज्यादा उकसाने का और भड़काने का काम किया था। और इन्होंने फाइनेंशियल एड भी खालिस्तान समर्थकों को प्रोवाइड कराया था। ISI ने पाकिस्तान में रह रहे अलगाववादी नेताओं को कनाडा में स्थानांतरित करने का काम भी किया गया, इसके द्वारा किया गया।
इस एजेंसी ने कनाडा में पहले से रह रहे अलगाववादियों को आंदोलन के लिए वित्तीय फाइनेंशियल सहायता भी उपलब्ध कराया। ऐसा पुख्ता सबूत है। आइए अब देखते हैं कि वर्तमान में कनाडा में कैसे भारत और कनाडा में खालिस्तान की मांग का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद भारत में खालिस्तान आंदोलन को एक तरह से समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में इस तरह की कोई मांग यहाँ नहीं की जा रही है। पंजाब की शहरी या स्थानीय आबादी में इसका प्रभाव नगण्य है, जीरो है। लेकिन इस आंदोलन को कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका में रहने वाले सिखों से हमेशा प्रेरणा मिली है, ईंधन मिला है और वैचारिक समर्थन मिलता रहा है। पाकिस्तान की ISI भी इस आंदोलन को उग्र करने के लिए धन और बल का प्रयोग किया है, उपलब्ध कराया है। कनाडा के कुछ शहरों जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में यह आंदोलन सबसे ज्यादा तेज हो रहा है और आज भी यहाँ इस खालिस्तान की मांग की जा रही है। वहाँ खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत को खंडित करने की चुनौती देते हैं। ये लोग हिंसा में लिप्त रहते हैं, मंदिरों को निशाना बनाते हैं, हिंदू बहुल क्षेत्रों को, हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकी देते हैं। हिंसा और अपहरण में आज भी ये लोग शामिल हैं। इस तरह की एक्टिविटी ये लोग संचालित करते हैं। लोगों की जान पर बनाए खतरे से निपटने के बजाय इस तरह भयावह स्थिति होने के बाद भी कनाडा इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार करता रहा। यानी खालिस्तान की मांग को कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कहकर इसको टालता रहा है, इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता रहा है। खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई न कर कनाडा उल्टे निज्जर हत्याकांड में जांच में भारत से सहयोग चाह रहा है और उसने खुले रूप से भारत को चुनौती दिया है कि भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड में भारत को की जा रही जांच में भारत को सहयोग करना चाहिए। इस तरह की अपेक्षा वो रखता है। खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने वाले कनाडा का इस तरह का रवैया कोई पहली बार नहीं आ रहा है। पहले से भी वो खालिस्तान समर्थकों को या उग्रवादियों को पहले से भी संरक्षण देता रहा है। इसके पहले खालिस्तानी चरमपंथियों या आतंकवादियों ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था। इस घटना में लगभग 329 लोगों की जान उस समय गई थी और आज तक कनाडा जो इसमें लोग शामिल थे, आज तक इनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं की और तभी से दोनों के रिश्तों में, कनाडा और भारत के रिश्तों में एक तरह से तलखी और जो वैमनस्यता थी, कटुता थी, वो बनी हुई थी। साथियों, अब नटसेल में मैंने आपको बताया कि भारत में खालिस्तान की मांग कब कब की गई और इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ। कनाडा में कैसे खालिस्तान समर्थन की मांग ने तेजी पकड़ा, वहाँ कैसे शुरू की गई और वर्तमान में क्या स्थिति है। इसको लेकर भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशन है उस कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इस संबंध में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। साथियों, वर्तमान में भी दोनों देशों के बीच इसी बात को लेकर सिख या खालिस्तानी आतंकवादियों या चरमपंथियों, उग्रवादियों को शरण देने को लेकर ही वर्तमान में दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है और कनाडा इस विवाद को लेकर यूएसए और ब्रिटेन भी इस संबंध में कनाडा का पक्ष ले रहे हैं। दोनों ने शीघ्र ही भारत द्वारा कनाडा के राजनयिकों और डिप्लोमेट्स को हटाने के संबंध में चिंता जताई। भारत ने जवाबी कार्रवाई किया था और कनाडा के कुछ राजनयिकों को भारत से निकाल दिया था, जिस पर ब्रिटेन और अमेरिका ने संयम बरतने की नसीहत भारत को दिया था एक तरफा और कहा था कि भारत को वियना समझौते का पालन करना चाहिए। इस तरह साथियों, हमने आपको सिख खालिस्तान मांग के बारे में विस्तार से चर्चा किया और आगे भी हम आपको इस संबंध में अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।